सुनामी के बीच खत्म हुआ बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 4 विधेयक को मिली स्वीकृति, कई मुद्दे रहे गर्म। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर एआईएमआईएम विधायक अख्तर उल इमान का बयान, कहा क्यों जरूरी है गान, वंदे मातरम से किया इनकार, बीजेपी ने दी बांग्लादेश जाने के खिलाफ। पिंटू सिंह हत्याकांड मामले में सुशासन पर उठे सवाल, पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा नेताओं और अपराधियों को सरकार दे रही संरक्षण। शराबबंदी के नाम पर पुलिस की विवादित कार्रवाई से नाराज, चिराग ने संसद में उठाया मुद्दा, केंद्र सरकार से एडवाइजरी जारी करने की रखी मांग। शराबबंदी की समीक्षा करने मुजफ्फरपुर पहुंचे विभाग के सचिव के पाठक ने जिले में और सख्ती के दिए निर्देश, का अब सीमाई क्षेत्र में होगी ड्रोन से निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र शोरगुल के बीच 5वें और आखिरी दिन खत्म हुआ। हालांकि सत्र के आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर हंगामा किया तो कांग्रेस ने जहां अफसरशाही का आरोप लगाया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर आंख फोड़वा कांड पर स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा। तो वहीं सदन में जीवेश मिश्रा के साथ अधिकारियों ने की रात में मुलाकात पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके जवाब में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि डीएम एसएसपी को मैंने माफ कर दिया है। वहीं दोपहर में सदन में एक दिलचस्प मामला हुआ जब दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान का सवाल पूछा गया। बाद में बीच बचाव करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गलती से छप गया होगा, जिसके बाद कार्रवाई होगी। दरअसल बोचहा से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन 24 नवंबर की देर रात हुई थी। वहीं लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे, जिसके बाद उनका निधन हुआ। सदन में उन्हें श्रद्धांजलि भी दिया गया, जिसके बाद सवाल उठाने पर आरजेडी ने आपत्ति जताई। वहीं सदन में श्रेयसी सिंह को गोल्ड मेडल जीतने पर भी सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ, उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया। मैं इसके लिए आसन को सभी पूरे सदन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने सभी साथियों को यहां मैं धन्यवाद देता हूं। ये मामला विधायिका का है, ये न सरकार का था न किसी मंत्री का था। इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मिनट 2 मिनट में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे, उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई। और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है। सर, मंत्री जी का बयान कोई गलत थोड़ी है। अब आप आम विधायक को तो सम्मान मिल नहीं रहा था किसी जिला में, पहले से लोग बोलते रहे हैं। और मंत्री जी के साथ अगर रोक देना और इस तरह का होना, मंत्री जी ने खुद बयान दिया है कि कार्रवाई करिए। और अगर सही कार्रवाई नहीं होता है तो ये उनके लिए ही नहीं, पूरी जनता, पूरे बिहार के लिए अपमान की बात है। और पदाधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। वहीं एक तरफ सदन में जीवेश मिश्रा के मुद्दे पर दिन भर सियासत चलती रही तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। ऐसे में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर मंत्री जीवेश मिश्रा को पलटूराम बता दिया। तो रात में डीएम और एसएसपी की मुलाकात को लेकर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बचाव करते हुए कहा कि बेहतर काम कर रहे हैं अधिकारी। चाहते हैं कि अच्छे पदाधिकारियों की हम जिले में पदस्थापना नहीं करें। इनको वही पदाधिकारी पसंद है जो नरसंहार करवाते थे। जब मंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया
कि विधानसभा के घटित घटना में डीएमएसपी साहब कहीं नहीं है, तो आखिर किस कारण से अपोजिशन के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएम और एसपी जिस तरीके से पटना में शराबबंदी को लेकर के सख्त हुए हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई का असर राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन के नेताओं पर पड़ रहा है और खुद को शराबबंदी के घातक कानून से खुद को बचाने के लिए अब ये चाहते हैं कि ऐसे डीएम एसपी हट जाएं जो शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जुटे हैं। ये लोग इसी बहाने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करना। और बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी की महिला आदिवासी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने गलत शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया था। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बोल रहे थे और उसी दौरान बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम ने महुआ की खेती में लगे लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार का मुद्दा उठाया, तो मुख्यमंत्री नीतीश ने उन्हें रोकते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि सीएम पर लगे इस आरोप को बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय बचाव करते नजर आए, साथ ही मीडिया से भी अपील की। ये तो आप मुख्यमंत्री से पूछे, ये इतना आपत्तिजनक है कि इस विषय पर बार बार बोलना कहीं अमर्यादित लगता है। मैंने अपनी बात पार्टी लाइन पर, पार्टी फोरम पे शीर्ष नेतृत्व को अपनी सारी बात से अवगत करा दिया है। अब पार्टी इस पर जो निर्णय ले मुझे वो स्वीकार है। उनके व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। वो मेरे लिए आदरणीय है, वरिष्ठ है और उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई नाराजगी नहीं है। आप मेरे तमाम, आप इस लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ, और मजबूत स्तंभ का ये मतलब नहीं होता कि किसी चीज़ को गलत तरीके से उछालना। हर शब्द का अनेक अर्थ होता है, हर शब्द का अनेक मायने होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी बहुत ही सौहार्द वातावरण में अपने सभी विधायकों से, सदस्यों से बातचीत करते हैं और समझाने का प्रयास भी करते हैं, और अभिभावक हैं, हम सबों के नेता हैं। इसलिए उनकी बात हम लोग कुछ ऐसा गलत नहीं मानते हैं और तमाम कुछ किसी तरह की कोई भी बात नहीं। वहीं शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का विवादित बयान सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है बिहार की। दरअसल अख्तरुल इमाम ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जरूरी नहीं करार देते हुए सवाल पूछा कि आखिर कोई बताए कि इसे गाना जरूरी क्यों है, और इसी के साथ उन्होंने वंदे मातरम बोलने से भी इनकार कर दिया। वहीं एआईएमआईएम के विधायक के इस बयान पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बवाल शुरू कर दिया। क्या सदन में हमारे जो पूर्वज थे वो क्या उनको ज्ञान नहीं था? क्या राष्ट्र प्रेमी नहीं थे वो? क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं थे? इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई होगा जिसने अपना बलिदान देकर देश को आजाद किया, जेलों में रहकर अंग्रेजों की डंडे खाकर देश को आजाद किया? वो उसको देश प्रेम नहीं था? वो राष्ट्रगान नहीं जानते थे क्या? राष्ट्रगान कोई आज की लिखी हुई चीज है? तो मैं कह रहा हूँ जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों की हैं, उन परंपराओं को स्थापित करना चाहिए। अच्छा, आपको मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये बात बताइए, अच्छा ये बात बताइए कि गाना जरूरी क्यों है? ये बता दीजिए तो मैं करूँगा। नहीं, ये क्या है मामला? हर एक आदमी का अनेक पसंद है। एक दस्तरखान में कोई अलग अलग चीजें खाता है। आप कहिएगा कि सारे लोग इसी कोट और पैंट में क्यों नहीं आए? सारे लोग क्यों नहीं आए आपके? सारे लोग इसी अंदाज में आना चाहिए था। हर का शौक अलग अलग है। माता हमारी पसंद है, हमको इस देश का राष्ट्रगीत पसंद है, इस देश का राष्ट्रगान पसंद है। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि वो भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के इस देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मानेंगे और खड़े होकर के उसको सल्यूट करेंगे। आज भी सल्यूट किए। परंपरा की शुरुआत जबरदस्ती कहाँ है भाई? इस देश के अंदर रहना है तो जबरदस्ती कहाँ है? इस देश का राष्ट्रगान वो है। अब कोई कहे राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है, कबूतर को क्यों नहीं बना दिया गया? इसका कोई जवाब है? जो इस देश की मान्य परंपराएं हैं, उन मान्य परंपराओं के साथ चलेगा ये देश। अच्छा तो बांग्लादेश कर रहे हैं ना, बांग्लादेश जाएंगे। और आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं है जब एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम इस तरह का विवादित अशोभनीय बयान देते नजर आए। उसके पहले भी एक आपत्तिजनक बात कही थी सत्र के दौरान अख्तरुल इमाम ने। दरअसल मुद्दा यह था कि विधायकों को शपथ लेना था विधानसभा में, और उसके बाद अख्तरुल इमाम ने यह कहा था कि वो हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान की जगह उन्होंने उर्दू में भारत शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर भी बवाल मचा था। और उसके बाद अब अख्तरुल
इमाम का एक नया मुद्दा उठा है और यह मुद्दा है राष्ट्रगान को लेकर। दरअसल अख्तरुल इमाम ने यह पूछा भी कि आखिर क्यों है राष्ट्रगान गाना, क्या राष्ट्रगान से उनके भारतीय होने की पहचान होगी, जिसके बाद अब यह मुद्दा इतना बढ़ गया कि बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर दी है। और बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने कहा है कि यदि आपको राष्ट्रगान गाने से आपत्ति है तो आप दूसरे देश जा सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सत्र कैसा रहा। दरअसल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर AIMIM विधायक का विवादित बयान था। इसके बाद बात करते हैं मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोकने के मामले की, उसको भी लेकर खूब हंगामा हुआ। सत्र के दौरान क्या कुछ खास हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं लगातार। जीवेश मिश्रा के मुद्दे पर DGP और गृह विभाग को तलब किया गया। इसके बाद रात में मंत्री अधिकारियों की मुलाकात की गूंज सदन में दिखी। जी हां, कांग्रेस ने अफसरशाही का आरोप लगाकर सदन में हंगामा किया, प्रदर्शन किया। तो वहीं विधानमंडल परिसर में शराब की बोतल मिलने पर हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर के मोतियाबिंद कांड पर भी खूब बवाल हुआ और आरजेडी ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं श्रेयसी सिंह को पटियाला शूटिंग में गोल्ड जीतने पर भी बधाई दी गई। इसी के साथ एक और मुद्दा हुआ। दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के सवाल पर बवाल हुआ। दरअसल मुसाफिर पासवान का कुछ दिनों पहले निधन हुआ है और उनके सवाल आने पर सदन में बवाल शुरू हो गया। वहीं आनंद मोहन को जेल से रिहा करने की भी मुद्दा उठा। वहीं सत्र के पहले दिन 9 नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने चुनाव बाद शिक्षक बहाली का भरोसा दिया। तो वहीं जातीय जनगणना का मुद्दा भी सदन में गर्म रहा। कुछ ऐसे खास मुद्दे थे जो इस बार 5 दिवसीय सत्र, शीतकालीन सत्र का अहम हिस्सा बने रहे, अहम मुद्दा बने रहे। और अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि शीतकालीन सत्र के दौरान कौन कौन से जो विधेयक हैं वो पास हुए। तो तकनीकी सेवा आयोग विधेयक 2021, बिहार विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ। तो वहीं बिहार विनियोग विधेयक 2021 पास हुआ। आपको बता दें कि इस बार जो विधेयक सदन में पास हुए हैं शीतकालीन सत्र के दौरान, वो विधेयक हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान कौन कौन से अहम विधेयक को मंजूरी मिली है, कौन कौन से विधेयक पास हुए हैं। तो 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सत्र में कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, किन किन मुद्दों की वजह से सत्र में हंगामा हुआ, और अब यह दिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन से विधेयक जो हैं वो सत्र में पास हुए। और 12 नवंबर को पूर्णिया के धमदाहा में बेखौफ अपराधियों के द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला। राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री लेसी सिंह का भतीजा अठिया इस हत्याकांड का आरोपी है, जिसे सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। तेजस्वी यादव ने सुशासनी सरकार पर आरोप लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के तौर पर दिखाते हुए कहा कि शायद यही कारण है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबूत चाहिए सरकार को। अब ये वीडियो जो है आप सब लोगों ने टेलीविजन पे आप लोगों ने दिखाया होगा। अब ये सीसीटीवी का फुटेज है, इस पे पूरी घटना कैसे हुई, कब हुई, किसने गोली मारी, हर एक चीज जो है इसमें उपलब्ध है। और जो गोली मारने वाला है वो लेसी सिंह जी का भतीजा है, जिसका नाम जो है अठिया करके है। अब भैया अठिया जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पहले मर्डर होता था तो गोली मार करके भाग जाता था। अठिया जी जो लेसी सिंह जी के भतीजे हैं, नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है,
तो गोली मारने के बाद वो दोबारा देखने जाता है कि आदमी मरा है कि नहीं मरा। उनकी हत्या हो जाती है, आरोपी का चेहरा भी है, सब कुछ है, रिपोर्ट भी दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार हम लोगों ने भी इनका वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, चीख चीख करके कहती रह गई, भाई कोई नहीं किया है, लेसी सिंह जी की है, वही करवाई, फिर भी कोई संज्ञान नहीं। बिहार पुलिस के जवानों ने शराब की तलाश में दुल्हन के कमरे में छापेमारी की थी और इस घटना के बाद प्रदेश में बवाल मच गया। विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर बिहार पुलिस और नीतीश कुमार की सरकार को जमकर घेरा और इसी कड़ी में लोकसभा में चिराग पासवान ने भी शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने घटना की चर्चा करते हुए कहा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिससे कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना हो कि महिलाओं से भरे कमरे में पुलिस बिना महिला कांस्टेबल के, बिना पुलिसकर्मी के प्रवेश कर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके जिम्मे कानून की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वो ही उसकी अवहेलना करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी। का ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, जहां शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहां, जबकि उस वक्त सर, और ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर एक मिनट सर, संवेदनशील विषय है सर, एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए। इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहां से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस, सर जिनको कानून का संरक्षण करना है, अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहां जाएगी। राजधानी पटना में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कृषि कानून के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी मांग रखते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया है, ठीक उसी तरह किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को भी मुआवजा दी जाए। साथ ही बिहार में पहले से ही लागू कृषि कानून को केंद्र सरकार की तर्ज पर खत्म करने की मांग की। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, लेकिन सरकार ने जिस तरह से कानूनों को थोपा था बिना बहस और बिना वोटिंग, वापस भी उसी तरह से लिया गया। और उसमें जो सरकार ने बयान दिया है वापसी के लिए, उससे लगता है कि कोई किसानों के लिए सरकार कोई एहसान कर रही है। और अब जो किसानों की मांग है कि बाकायदा किसानों से वार्ता हो और जो बाकी लंबित मांगे हैं, मसलन एमएसपी की गारंटी, अभी जितने मुकदमे हुए थे किसानों पर, सभी मुकदमों की वापसी, और ख़ास तौर पर लखीमपुर खीरी मामले के बाद अजय मिश्रा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उनकी बर्खास्तगी। और खबरों के सफर में वक्त हो चला है कि छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें?
कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर समाहर नाले में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की और इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के सभी डीएम और एसपी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीमावर्ती जिले में सख्ती बरती जाए, नदियों में बोट के सहारे 24 घंटे गश्ती करवाएं और इसको लेकर जो भी संसाधन की जरूरत है उसे विभाग की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कई इलाकों में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अध्यक्षता में हम लोगों ने बैठक की, सारे जिले आए थे, सभी जिलों के डीएम्स, एसपीज, एसडीएम्स, एसडीपीओज आए थे। तो ये बड़ा सघन रिव्यू हुआ है आंकड़ों के हिसाब से। हम लोगों ने दो चीज़ों पे बहुत प्रायोरिटी दी है कि एक तो हूच डेथ इस प्रमंडल की एक समस्या है, अब नहीं होनी चाहिए, और हमने कहा है कि अब हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई अफसरों पे करेंगे। हूच डेथ के लिए हमने कहा है छापेमारी और सघन करें। दूसरा हमने कहा है कि होम डिलीवरी को टैकल किया जाए। होम डिलीवरी से शराब उतनी बिकती नहीं है जितनी बदनामी होती है, कि रिवर पेट्रोलिंग 24 घंटे करनी है। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन जिलाधिकारियों को चाहिए हम लोग प्रबंध कराएंगे। साथ ही हमने ये भी कहा है कि अब हम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहे हैं, 1-1.5 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी आ जाएगी। तो कड़ाई से करना है, ये निर्देश मैंने सभी जिलाधिकारियों को और आरक्षी पुलिस अधीक्षकों को दिया है। और मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी गंवाने वाले लोगों का इलाज अब पटना आईजीआईएमएस में होगा, जिसके बाद अस्पताल द्वारा आने वाले मरीजों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि मुजफ्फरपुर से कुल 9 मरीज हमारे यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं, जिनके बाद अस्पताल द्वारा सभी तरह की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जहां पर ये हुआ है और जो जांच में जो बातें सामने में आई हैं, तो आप लोग अवगत हैं, प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और फर्दर आज सभी सिविल सर्जन बिहार के हम लोगों ने पुनः इस चीज़ को रिपीट किया है कि इस तरह के कहीं भी प्राइवेट में हो रहा हो किसी भी ज़िले में, तो जिला स्वास्थ्य समिति को इस पर विशेष नज़र रखनी है और वो लोग अनुमति ले और जो ओटी है उसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीवियर लैप्स है प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा और इसको लेकर भी आज विशेष रूप से सभी सिविल सर्जन्स को और सभी संबंधित को हम लोगों ने कड़े निर्देश। और बिहार में परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुहिम जारी है और इस दौरान बक्सर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा न केवल लगातार लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, बल्कि सदर अस्पताल में परिवार नियोजन कैंप लगाकर पंजीकरण का भी काम किया जा रहा है। और दिसंबर का महीना आते ही बिहार सहित पूरे देश में ठंड ने दस्तक दे दी है और इस गुलाबी ठंड के साथ ही पटना के गर्म कपड़ों की बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। गर्म कपड़ों के बाजारों में पिछले 10 सालों से मोदी जैकेट की बादशाहत कायम है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। यदि आप सालों बाद बाहर से बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं तो आपको काफी कुछ बदला सा नजर आएगा। हाईटेक बस से लेकर 4 लेन सड़क तक, लेकिन अगर ठंडे के मौसम में पटना के लोगों के पहनावे पर नजर डालेंगे तो पिछले 10 सालों से आज भी लोगों की पहली पसंद मोदी जैकेट ही है। यही कारण है कि पटना में गर्म कपड़ों के बाजार में सबसे ज्यादा क्रेज मोदी जैकेट का ही है। गर्म कपड़ों का बाजार भी सज के लग गया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से मोदी जैकेट इसको कह सकते हैं, लोग बोलते हैं इसको, और खास तौर पे ये बंडी है जो कि लोग ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा
खरीदारी करते हैं इसकी, और काफ़ी लोकप्रिय भी है। युवाओं से लेके नेताओं तक की पहली पसंद है ये, और काफ़ी आकर्षित जो यहाँ पे ये बंडियां हैं ये लगी हुई हैं। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, पीएम मोदी की प्रति लोगों की दीवानगी तो ऐसी है कि लोग उनके परिधान को फैशन ट्रेंड के रूप में अपनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में लोगों की इस क्रेज का कारण हमने खुद लोगों से ही पूछ लिया। थोड़ा सा शादी ब्याह में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठंडा का मौसम है, स्मार्ट लगता है। पटना में मोदी जैकेट बेचने वाले दुकानदार भी मानते हैं कि पीएम मोदी के जैकेट का क्रेज अभी सभी उम्र के लोगों में है। खासकर नौजवानों में जैकेट के प्रति उत्साह बढ़ा है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त शहंशाह बने हुए हैं मेरे हिंदुस्तान के, इसलिए उनकी मोदी बंडी जो है फेमस हो चुकी है। लगन के वजह से स्मार्टनेस अपने को बनने के लिए बंडी का डिमांड बाजार में ज्यादा है। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो नॉर्मल लोग भी ज्यादातर पहनते हैं और नेता भी आते हैं, युवा सब भी आते हैं। हाँ, ज्यादातर युवा आते हैं, और शादी में तो लगन में तो अच्छा काम हो जाता है। क्रेज है यानी इस जैकेट? हाँ, क्रेज है MLA फ्लैट का। जी हाँ, बात चाहे शादी विवाह की हो या किसी मौसम की, हर मौसम में पीएम मोदी का स्टाइल पहनावे में चार चांद लग रहा है। जी हाँ, दुकानदारों के अनुसार हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग दामों में ये जैकेट उपलब्ध है। आपको बता दें कि यहाँ के बाजारों में 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक में मोदी जैकेट उपलब्ध है, जो लोगों की पहली पसंद है। हालांकि जो भी हो, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि किसी राजनेता के परिधान फैशन ट्रेंड में आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी देश के लोगों में इस कदर है कि उनका परिधान मोदी जैकेट का क्रेज 10 सालों से लोगों के बीच कायम है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।